Hello students, yesterday we have discussed about the functioning of the heart. जो फंक्शनिंग है हार्ट की उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं. कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, हार्ट रेट, उनके बारे में अपनी बात हो चुकी है. टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट और द हार्ट बीट एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द हार्ट रेट, उनके ऊपर अपन बात करेंगे. तो देखिए शुरुआत में अपन एक बात की थी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उसकी जो वेंट्रल वॉल है उसके अपर पार्ट में क्या उपस्थित है? कार्डियक सेंटर. ठीक है. और कार्डियक सेंटर जो है उसके दो सब सेंटर्स हैं. एक का नाम था CAC कार्डियक एसिलरेटरी सेंटर और दूसरे का नाम था CIC कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर. CAC के बारे में अपनी बात हुई थी कि ये सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट से. ठीक है. अब देखिए हार्ट के ऊपर हार्ट मसल्स पे कई ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके द्वारा लो बीपी या अपन ये कहें हाई बीपी जो है उनके पर्टिकुलर मैसेज क्या किए जाते हैं? रिसीव किए जाते हैं. तो हार्ट के ऊपर ये जो सिंपैथेटिक नर्व है के रिसेप्टर्स हैं ये अबनॉर्मल स्थिति को क्या करेंगे? जब रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे इनके द्वारा लिया गया मैसेज एपिनेफ्रिन, जिसको अपन ने क्या कहा था? एड्रेनलिन भी अपन कह सकते हैं, उसका सिक्रीशन करवाएंगे. और एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होगा तो अल्टीमेटली यानी कि एपिनेफ्रिन की परसेंटेज या कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो HR क्या होगी? हाई होगी. दैट्स मीन यूजुअली अगर अपन ये कहें कि नॉर्मल कंडीशंस में HR नीचे जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में HR वापस कैसे अप होगा? कैसे उसका रेगुलेशन होगा? हार्ट रिसेप्टर्स के द्वारा जो मैसेज है वो किसके थ्रू? सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू CAC को सेंड किया जाएगा. और इससे क्या होगा कि एपिनेफ्रिन जो है उसका सिक्रीशन बढ़ेगा और एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बढ़ेगा और वो ब्लड में मिलेगा. ठीक है. और वो हार्ट तक पहुंचेगा. तो ऐसी स्थिति में या वेसल्स के अंदर वो उसका फ्लो होगा तो उस एपिनेफ्रिन की उपस्थिति के कारण HR यानी कि हार्ट रेट क्या होगी? बढ़ेगी. ठीक है. दूसरी ओर अगर अपन देखें CIC तो ये इनहिबिटरी सेंटर है, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर. दैट इज कनेक्टेड थ्रू द, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? थ्रू वैगस नर्व या वैगल नर्व भी बोलते हैं इसको, या अपन ये कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व. ठीक है. और ये कंटिन्यूली यानी कि लगातार ये क्या होगा? हार्ट से ये कनेक्टेड रहेगा. ठीक है. और कनेक्शन बनाए रखने का मतलब कनेक्टेड तो है लेकिन अपना सिक्रीशन ये सिक्रीट करता रहेगा. क्यों करता रहेगा? देखिए ऐसे नोड जो है उसके द्वारा जो बीट पैदा होती हैं सही मायने में अगर आप देखें तो उनकी जो रेट है वो 100 पर मिनट. लेकिन मैंने आपको ऐसे नोड की कितनी बताई? 72. क्यों? देखिए ये जो वैगल नर्व है उसके द्वारा क्या किया जाता है? कंटिन्यूली, जो अभी अपन बात कर रहे थे, वैगल सिक्रीशन या वैगल डिस्चार्ज होगा जिसका नाम है एसिटाइलिन, एसिटाइल कोलिन. ठीक है. इसका लगातार क्या किया जा रहा? सिक्रीशन. और एसिटाइल कोलिन जो है उसका सिक्रीशन क्या करेगा? ऐसे नोड के द्वारा जिस रेट के ऊपर हार्ट बीट क्या हो रही है? जनरेट हो रही हैं, उनको रिड्यूस करके कहां तक लाया जाता है? 72 तक पर मिनट. 72 पर मिनट तक लाया जाता है. ठीक है. तो ये कौन कर रहा है? एसिटाइल कोलिन. ठीक है. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर, अब ये देखिए कंट्रोल कैसे करेगा कि अगर हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई जा रही है तो एसिटाइल कोलिन का डिस्चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा और वो बढ़ेगा
तो उसको क्या करेगा, वो 100 से भी ऊपर जा रहे हैं तो वापस कहां तक, 72 तक लाने का काम करेगा। ये तो नेचुरल स्थिति है कि ऐसे नोड जो है वो 100 पर मिनट के आधार पे उसकी क्या हार्ट रेट है, और वो 72 ही क्यों रहती है लास्ट में, क्यों, क्योंकि वेगल नर्व के द्वारा या वेगल नर्व का जो डिस्चार्ज है वो उसको कहां पे कंट्रोल करके रखता है, 72 पे। इसका मतलब वेगल नर्व के डिस्चार्ज का कंटिन्यू होना जरूरी है, यानी कि सीआईसी का कंटिन्यू वर्क करते रहना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इससे भी ज्यादा अबनॉर्मल कंडीशन हो तो ऐसी स्थिति में एसिटाइलकोलिन का डिस्चार्ज वेगस नर्व के द्वारा क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा। और अगर नॉर्मल अवस्था में एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन बढ़ जाए किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो 72 से क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना, यानी कि 100 से 72 तो कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे नोड ने किस रेट पे पैदा किए हैं, 100 पे ही पैदा किए हैं, ठीक है। और वेगल नर्व का जो डिस्चार्ज एसिटाइलकोलिन उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज पे तो ये 100 से कहां तक लेकर के आ रहा है, 72 तक, लेकिन अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो जाए एक्सेस तो ये क्या करेगा, 72 से भी क्या करके ले आएगा, नीचे तक ले आएगा। ठीक है, अब आपको नीट के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इफ वी कट द वेगल नर्व है या रिमूव द वेगल नर्व है, देन व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन द हार्ट एक्टिविटी और द हार्ट रेट। देन 100% what the SA node generated impulses will be not compensated or will be not lowered। तो क्या होगा, हार्ट बीट जो है या हार्ट रेट जो है वो क्या रहेगी, 100 या 100 प्लस रहेगी। इज दिस क्लियर। दूसरा जो कंट्रोल किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो भी आपको मैं बताता हूं, डिस्कस करते हैं अपन। देखिए हार्ट एक्टिविटी या हार्ट रेट के लिए दूसरा जो कंट्रोल है वो है बैरो रिसेप्टर्स के द्वारा, ठीक है ना। बैरो रिसेप्टर्स क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए जब हार्ट की स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने ये एओर्टा और उस एओर्टा से एओर्टिक आर्क्स बन रहे थे, जिसमें याद हो तो आपको कैरोटिड आर्टरी थी वहां पे, ठीक है। ये आपके क्या हैं, ऑरिकल्स, तो देखिए जो एओर्टा है, ध्यान से देखना बेटा, जो एओर्टा है उसके इंटरनल सरफेस पे और कैरोटिड आर्टरी के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। व्हाट वी कॉल देम, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इज दिस क्लियर। इनको अपन क्या बोलते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। इज दिस क्लियर। अब देखिए ध्यान से सुनना, इफ द ब्लड प्रेशर इज हाई, अगर ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है, बीपी हाई है, तो हाई बीपी के केस में क्या होगा बेटा, दीज बैरो रिसेप्टर्स विल बी एक्टिवेटेड। ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक्टिवेट होकर के ये क्या करेंगे, दीज विल सेंड द मैसेज, ये मैसेज सेंड करेंगे किसको, अभी अपन जिसकी बात कर रहे थे, वेगल नर्व को, यानी कि वेगस नर्व को, ठीक है। वेगस नर्व को ये क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वेगस नर्व डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर डिस्चार्ज ऑफ एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल बी डिक्रीज्ड, HR डिक्रीज। और HR डिक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली जो आपकी हाई बीपी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार जब बीपी के पेशेंट जो होते हैं, हाई बीपी होती है, तो उनको जो टैबलेट्स दी जाती हैं, सिंपली वो चीज क्या है बेटा, दैट पर्टिकुलर टैबलेट जो है वो मोस्टली क्या कर रही है, आपके वेगल नर्व को क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, उसको मैसेज सेंड कर रही है, जिससे एसिटाइलकोलिन का डिस्चार्ज क्या हो, बढ़ जाए। इज दिस क्लियर। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना कि HR जो है वो डिक्रीज हुआ तो बीपी भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये केवल और केवल किस में एप्लीकेबल है, बीपी इज प्रोपोर्शनल टू HR। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखना, BP is anti proportional to the HR, this for the old one, this one for the young one। यानी कि
बीपी जो है क्या हुआ, हाई हुआ तो एचआर भी हाई हो गया, और बीपी लो हुआ तो एचआर भी क्या हो गया, लो हो गया। किसके अंदर, ओल्ड वन के अंदर। मैरिज रूल बोलते हैं इसको, MEREYS, मैरिज रूल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दैट द मैरिज रूल जो है, अगर अपन देखें, नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ ओल्ड वन, इन केस ऑफ किसके अंदर अगर अपन बात करें, यंग वंस के अंदर, तो हाई बीपी जो है उस स्थिति में एचआर क्या होगा, लो होगा। लेकिन दिस पर्टिकुलर कंडीशन और प्रॉब्लम इज मोस्टली रिलेटेड विद द ओल्ड वन जो होते हैं उनके लिए, कि उनकी बीपी अगर हाई जा रही है तो हार्ट रेट भी उनमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। और नॉर्मली अपन जानते भी हैं कि हार्ट रेट जो है वो यंग वन के अंदर 72 पर मिनट है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कितनी है, 120। ऐसे ही 80 प्लस जो है वो होती है किसके अंदर, ओल्ड वन जो होते हैं उनके अंदर। यानी कि न्यू बॉर्न में अधिक होती है, यंग वन में वो कम हो जाती है, लेकिन ओल्ड फेज के अंदर जाते जाते बीपी जो है वो वापस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इज दिस क्लियर। अब देखिए और कौन कौन से फैक्टर हैं। ये तो न्यूरल कंट्रोल की अपन ने बात की। दूसरा देखिए हार्मोनल कंट्रोल के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन की बात कर चुके हैं। थायरोक्सिन के बारे में अपन ने बात की थी कि इनडायरेक्टली वो क्या करता है, BMR जो है बेसिक या बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको वो क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर या अपन ये कह सकते हैं हार्ट रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट विल रिक्वायर द हायर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, एंड हायर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज डिपेंड ऑन द रैपिड और फास्ट और एक्सेस सप्लाई ऑफ द ब्लड। इज दिस क्लियर। अब देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके अलावा जो हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। रेगुलेशन की अपन ने बात की कि वो कैसा हो सकता है, न्यूरल हो सकता है। दूसरा अपन ने कहा कि वो कैसा है, हार्मोनल है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ट रेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है। तो वी आर टेकिंग द फर्स्ट वन, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी कंसंट्रेशन अगर आपसे पूछा जाए हाई हो तो एचआर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ध्यान में रखना बेटा, एचआर लो हो जाएगा। कारण सोडियम एंड पोटेशियम की हायर कंसंट्रेशन, रीजन भी पता होना चाहिए अपने को। सोडियम एंड पोटेशियम की जो हायर कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ जो है उसको वीक कर देती है, कमजोर कर देती है, डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ नहीं है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, तो एचआर या हार्ट बीट या हार्ट रेट है ही क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन पावर ही अगर कोई चीज 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट होनी हो वो 0.3 सेकेंड ले रही हो, तो इसका मतलब टोटल एवरेज जब निकालोगे आप तो वो बहुत कम बार क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि बहुत कम बार फिर वो रिलैक्स हुआ है, यानी कि टोटल हार्ट बीट्स की संख्या क्या रही है, कम रही है। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट Ca++ यानी कि कैल्शियम आयन जो है उसकी अगर अपन बात करें तो कैल्शियम आयन अगर एक्सेस होगा, देखिए एक तो माइल्ड कंडीशन हो यानी कि मॉडरेट अवस्था हो, इसकी मॉडरेट अवस्था होगी कैल्शियम की, तो आप ध्यान में रखना कि जो एचआर है या हार्ट बीट्स हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। एचआर इज द पर मिनट हार्ट बीट, ठीक है ना। तो एचआर या हार्ट बीट दोनों एक ही बात है, वो क्या होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन एक्सेस अगर या बहुत ज़्यादा वेरी हाई कंसंट्रेशन हो किसकी, Ca+2 आयन की, तो ऐसी स्थिति के अंदर एचआर जो है वो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। कारण देर आर कंडीशंस ऑफ द ब्लॉकेज भी है, वो आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा जो पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन है, ठीक है ना, उनके बीच का गैप बढ़ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। यानी कि रेस्टिंग फेज से डिपोलराइज अवस्था के अंदर एक्सेस कंसंट्रेशन जो है वो इजीली नहीं आने देगी किसको, हार्ट मसल्स को। क्लियर है। नेक्स्ट इसके अलावा फिर एज से रिलेटेड, एज भी एक अपने आप में फैक्टर है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर एचआर क्या होगा, ज़्यादा, जो अभी अपन ने बात की 120 पर मिनट, ठीक है ना। यंग वन जो है तो देखिए एज के हिसाब से
HR क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। यंग वन जो है उनके अंदर 72 पर मिनट, ठीक है ना। और ओल्ड फेज में जब आएगा आदमी तो HR वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज दैट, 80 to 90 पर मिनट, ठीक है। दैट्स मीन विद द एज क्या हो रहा है, पहले बचपन में ज़्यादा है, फिर ओल्ड फेज में ज़्यादा है, यंग फेज के अंदर कितने हैं, 72 पर मिनट। तो एज का भी इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, HR के ऊपर। फिर बेटा आपसे जेंडर के से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्या जेंडर भी इसको इफेक्ट करता है। तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए, द HR मोर इन केस ऑफ द फीमेल देन द मेल्स, ठीक है ना। HR जो है वो फीमेल्स के केस में ज़्यादा होंगी किसके, मेल्स के तुलना में। लेकिन यहाँ पे आपको अगर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट में ये चीज़ डली हो तो आप ध्यान रखना उसका, क्या, कार्डियक आउटपुट यहाँ पे लो होता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब जो ये अपन ने स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की थी, यानी कि एक बार में निकलने वाले ब्लड की मात्रा जो हार्ट से वो क्या रहेगी, कम रहेगी। और इसीलिए उनको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, यानी कि उनको ज़्यादा हार्ट रेट जो है उनकी वो क्या है, ज़्यादा है। इक्वलाइज करने के लिए पर मिनट जो 5 लीटर की मात्रा अपन बता रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए मेल के समान उनके अंदर हार्ट बीट्स की संख्या पर मिनट क्या होंगी, मेल की तुलना में क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, HR विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो HR भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। 10 बीट्स पर मिनट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर इंक्रीज होने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हुआ, चेंज हुआ, प्लस चेंज हुआ टेम्परेचर में, तो बीट्स जो है वो 10 प्लस हो जाएंगी, 72 की बजाय 82 हो जाएंगी। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वन, BP, ब्लड प्रेशर। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि BP जो है ओल्ड पर्सन के अंदर तो अगर ज़्यादा होगा तो HR भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैरिज रूल, तो उसके अंदर अपनी बात हुई थी कि BP अगर हाई जा रहा है तो HR क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। क्लियर है। कारण इन केस ऑफ, अब ध्यान से सुनना जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इन केस ऑफ यंग वंस हाई BP जो मैसेज है वो किसको जा रहा है, बैरो रिसेप्टर्स को। बैरो रिसेप्टर से किसको जा रहा है बताइए, वेगल नर्व को। वेगल नर्व क्या कर रही है, एसिटाइल कोलिन का डिस्चार्ज कर रही है। एसिटाइल कोलिन के डिस्चार्ज होने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन, ठीक है ना, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो रही हैं, खुल रही हैं, ठीक है ना। और पाथ चौड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या आ जाएगा, कम। और ब्लड प्रेशर कम आ जाएगा तो 100% अपन ये कह सकते हैं क्या होगा, HR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है क्या, ठीक है। ये वैसोडाइलेशन की कैपेसिटी बुढ़ापे में जाते जाते खत्म हो जाती है। कारण जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो किसकी बनी हुई है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और मसल्स जो हैं वो भी अपनी एज को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी कैपेसिटी वर्क करने की, डायलेट करने की क्या हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए BP है क्या, अगर इसका नाम अब आया है तो है क्या ये BP, ब्लड प्रेशर। तो BP के लिए अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जिस माध्यम में या जिस पर्टिकुलर ट्यूब में वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उस ट्यूब की वॉल्स के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स, कौन सी वॉल्स, ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है फ्लो होने वाले ब्लड के द्वारा, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो सिंपली अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं
और अगर आपने अपने घर में भी किसी का ब्लड प्रेशर चेक किया है तो ये कहते हैं हाई कितना है, लो कितना है, ठीक है ना, इस तरीके से वो चेक करते हैं। अब वो हाई और लो की कंसेप्ट है क्या, तो देखिए इसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब आप समझ जाओगे इसको वो क्या है। एक होता है बेटा सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इसकी जो वैल्यू आती है वो 120 mmHg और ये जो आता है वो 80 mm, जो हेल्दी पर्सन के लिए अपन बात करें mmHg। मतलब क्या है इसका, देखिए सिंपली आप समझिए, ये वेंट्रिकल्स हैं और वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है और वो किस में जा रहा है, एओर्टा में, ठीक है ना, और उससे किस में जा रहा है, आर्टरीज में। ठीक है, कब, जब वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ रहे हैं, तो वी कैन से द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ध्यान से सुने बेटा, द प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है उनमें। वेंट्रिकल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से जो ब्लड गया जा रहा है उस समय आर्टरीज के अंदर किसका, ब्लड का जो प्रेशर है, तो ब्लड वेंट्रिकल्स क्या हुए हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोल, तो दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इज दिस क्लियर? ये जो प्रेशर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120 mmHg। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं रहेंगे, रिलैक्स भी होंगे, ठीक है ना, तो व्हेन द वेंट्रिकल्स आर इन द रिलैक्स्ड कंडीशन, दैट टाइम प्रेशर ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। एंड व्हाट इज दैट, डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 80 mmHg। अब यहीं पे आपसे एक तीसरी चीज और पूछी जा सकती है, ठीक है ना, और वो क्या पूछी जा सकती है, पल्स प्रेशर। पल्स जो आती हैं, जो चेक करते हैं, पल्स प्रेशर, ठीक है ना। पल्स प्रेशर क्या होता है, द पल्स प्रेशर इज ए प्रेशर विच इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। PP is equal to SP minus DP, that's mean PP is equal to 120 minus 80, that is the 40 mmHg। तो पल्स प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 80 mmHg होता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पल्स क्या है, व्हाट डू मीन बाय द पल्स, ठीक है ना। तो पल्स सिंपली अपन क्या कह सकते हैं, जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो के समय रिदमेटिकली क्या हो रहा है, उनका रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरीज जो है वो क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है। ठीक है बेटा, एक चीज आपको यहां पे पूछी जा सकती है कि फैक्टर्स जो बीपी को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी, तो बीपी ज्यादा होगा, एनेक्सिटी होगी, फियर होगा यानी कि भय होगा, चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी बीपी क्या होगा, हाई होगा, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। अगर आप में ओबेसिटी है, फैट प्रोडक्ट्स आप ज्यादा ले रहे हैं, ओबेसिटी है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। उम्र के बढ़ने के साथ जो है क्या हो सकता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो ऐसी स्थिति में भी बीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? थिकनिंग ऑफ आर्टरीज जो है वो भी बीपी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान में रखना कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऑपरेटस है जिसका उपयोग करके अपन बीपी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं कि जो ऑपरेटस है बीपी को मेजर करने का वो है स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था या इवेंट किया था, कैराट, ठीक है। और सबसे पहले हेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीपी को कैलकुलेट वो किया था, मेजर किया था, और वो भी किसकी, घोड़े की, हॉर्स, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे ये ध्यान में रखना, ये कैराट कॉफ पूरा नाम इसका,
ठीक है ना। और ये हेल्स जिन्होंने सबसे पहले किसको, हॉर्स की जो बीपी है उसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं।